Hello students, your SST teacher once again standing before you with the same chapter but with different topics। तो आप देखिए आज का आपका टॉपिक अलग है। आज हम उसी चैप्टर का दूसरा टॉपिक मेजॉरिटी से समझाने जा रहे हैं। मेजॉरिटियनिज्म इन श्रीलंका, यानी किस प्रकार से मेजॉरिटी वाले लोग श्रीलंका में रूल किए, किस तरह से गवर्निंग का काम किए, ये आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट लाइन में क्या लिखा गया है। गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948। श्रीलंका को आज़ादी 1948 में मिली थी। हमारे देश को आज़ादी 1947 में मिली थी और श्रीलंका को आज़ादी 1948 में मिली थी। और आपको कल ही बताए हैं कि मेजॉरिटी किसका था श्रीलंका में, आज भी किसका है, तो सिंहला लोगों का। उस समय भी सिंहला लोगों का मेजॉरिटी था। तो जिसका मेजॉरिटी होगा उसी की सरकार बनेगी। तो जैसे ही श्रीलंका आज़ाद हुआ वहाँ डेमोक्रेसी आया और उस डेमोक्रेसी के तहत सबसे पहले जो सरकार बनी वह सिंहला लोगों की सरकार बनी। जैसे ही सिंहला की सरकार बनी, सिंहला लोग अपने लोगों को फेवर करना शुरू कर दिए। किस तरह से फेवर किए इसको हम दिखाए हैं। देखिए सबसे पहले 1956 में सिंहला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में पहचान मिला, यानी इन 1956 सिंहला वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। इसका बहुत प्रभाव पड़ा। सबसे पहले तो तमिल लोगों को ये पसंद नहीं आया क्योंकि यहाँ तमिल भाषा का अनादर किया गया। इस तरह से यहाँ तमिल बच्चों को फोर्स किया गया कि जब तक आप सिंहला नहीं सीखिएगा तब तक आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। यानी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए उन्हें सिंहला भाषा सीखना जरूरी था, उनकी मजबूरी बन गई। और दूसरा, ये सरकार जो सिंहला गवर्नमेंट थे यह भेदभाव वाली नीति अपनानी शुरू कर दी, यानी डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुआ। सिंहला स्टूडेंट को सबसे पहले एडमिशन मिलता था श्रीलंका के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, जबकि तमिल बच्चों को ये मौका बाद में मिलता था। ये तमिल लोगों को बहुत ही दुख होता था ये सब देखकर, ये सब जानकर। आगे देखिए सिंहला गवर्नमेंट एक और उसने काम किया। द कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रोटेक्ट बुद्धिज्म, यानी जो संविधान था श्रीलंका का उसने बौद्ध धर्म की रक्षा करने का जिम्मेदारी ले लिया। यानी एक तरह से आप देखेंगे श्रीलंका में बुद्ध यानी बौद्धिस्ट लोग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए। बौद्धिस्ट लोग, तमिल लोगों का अपना रिलीजन, तमिल लोग ज़्यादातर मुस्लिम और हिंदू थे तो उनका दूसरा रिलीजन था। और ज़्यादातर जो सिंहला लोग थे वो क्या थे, बौद्धिस्ट थे। इसलिए बुद्धिज्म को एक तरह से नेशनल रिलीजन बना दिया गया। यह चीज़ तमिल लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। यानी यदि कहीं पर मेजॉरिटी अपने अनुसार रूल करेगा और माइनॉरिटी को दबाएगा तो उसका कहीं ना कहीं कुछ रिजल्ट सामने आता है। आप देखिए क्या रिजल्ट सामने आया श्रीलंका में। कभी भी ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए। मेजॉरिटी जब भी रूल करे वो माइनॉरिटी को साथ लेकर रूल करे। तो रिजल्ट सामने आया। रिजल्ट आया कि तमिल लोगों को सिंहला लोगों पर और सिंहला की सरकार पर से भरोसा खत्म हो गया। तो तमिल लोग अपना खुद का पॉलिटिकल पार्टी बनाना शुरू कर दिया और उनके पॉलिटिकल पार्टी वहाँ के सिंहला गवर्नमेंट से डिमांड करना शुरू की। तो देखिए पहला डिमांड क्या आया कि तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए, यानी तमिल मस्ट बी गिवन और रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ये मांगा गया। दूसरा डिमांड था इन 1980 में। इनके जब पहले डिमांड को ठुकरा दिया गया तो इन्होंने दूसरा डिमांड 1980 में इन्होंने रखा, क्योंकि इन्हें समझ में आ गया कि जब तक हमारी अपनी सरकार नहीं होगी हम लोगों का कभी भी भला नहीं हो सकता है।
इसलिए 1980 में जो जितने भी तमिल पार्टी बने हुए थे श्रीलंका में, उन लोगों ने एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट की मांग कर दी। आप देखेंगे नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में, ये कल भी हम आपको बताए थे कि एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र तमिल स्टेट मांग रहे थे नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में, जिस डिमांड को सिंहला गवर्नमेंट ठुकरा दिया। यानी यहाँ पावर शेयरिंग करना नहीं चाहते थे श्रीलंकन गवर्नमेंट। और जब पावर शेयरिंग नहीं होता है तो क्या होता है उस देश में, आप देखिए, उस देश में सिविल वार होता है, गृह युद्ध होता है। तब तमिल लोग वायलेंस का रास्ता अपनाए, और वायलेंस का रास्ता अपनाकर अपना इंडिपेंडेंट स्टेट का डिमांड खड़ा कर दिया, और इस प्रकार से उस देश में वार स्टार्ट हो गया, सिविल वार स्टार्ट हो गया, गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि पावर शेयरिंग बढ़िया चीज़ है कि खराब चीज़ है। जितना ज़्यादा आप पावर शेयरिंग कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके देश में पीस आएगा, शांति आएगी। आइए अब दूसरे कंट्री की तरफ चलते हैं। इसने पावर शेयरिंग को अच्छा समझा है और इसने पावर शेयरिंग का जो भी रूल था उसको फॉलो किया। तो तीसरे टॉपिक में हम समझेंगे अकोमोडेशन इन बेल्जियम, यानी बेल्जियम में व्यवस्था की गई, सुविधा दी गई। बेल्जियम की सरकार ने क्या किया, बेल्जियम में भी 2 तरह के लोग रहते थे, जैसे श्रीलंका में तमिल स्पीकिंग पीपल और सिंहला स्पीकिंग पीपल रहते थे। सिमिलरली इन बेल्जियम ऑल्सो 2 टाइप्स ऑफ पीपल लिव देयर। यहाँ 2 तरह के लोग रहते थे। One, they are called what? फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। एक फ्रेंच स्पीकिंग पीपल कहलाते थे, एंड अनदर दे आर कॉल्ड डच स्पीकिंग पीपल, और दूसरे थे डच स्पीकिंग पीपल कहलाते हैं। तो वहाँ भी 2 तरह के लोग रहते थे, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एंड डच स्पीकिंग पीपल। इन लोगों ने क्या किया, अपने पावर शेयरिंग का बहुत बढ़िया से इस्तेमाल किया। इन्होंने सबसे पहले 1970 से लेकर 93 तक, 1970 से लेकर 93 तक संविधान को 4 बार बदले, जिससे कि ये लोग शांति से बेल्जियम में रह सके। तो देखिए इन लोगों ने क्या क्या व्यवस्था किया, इसको बेल्जियम मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो ये अपने संविधान में 4 बार परिवर्तन किया। तो देखिए क्या किया इन्होंने परिवर्तन किया अपने संविधान में। मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार में मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। यानी जितने मंत्री डच के होंगे उतने ही मंत्री फ्रेंच के होंगे। तो आप ये पहला लाइन को देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ कौन समझौता किया होगा। यहाँ समझौता किए होंगे डच लोग, जो सबसे ज़्यादा थे, 59% थे, जिनकी मेजॉरिटी थी। तो डच लोगों की मेजॉरिटी थी, और वो लोग इस यहाँ कॉम्प्रोमाइज करते हैं फ्रेंच लोगों के साथ, और कॉम्प्रोमाइज करके क्या कहते हैं कि मिनिस्टर शैल बी इक्वल, मंत्री बराबर हो जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। यहाँ मेजॉरिटी जो है डच की है और डच कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और आगे भी व्यवस्था किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। 2 स्टेट गवर्नमेंट्स, ध्यान दीजिएगा, 2 स्टेट गवर्नमेंट्स बनाए गए। स्टेट गवर्नमेंट्स, एक स्टेट गवर्नमेंट बनाया गया फ्लेमिश रीजन जिधर डच रहते थे, और एक स्टेट गवर्नमेंट बनाया गया वालोनिया रीजन जिधर फ्रेंच रहते थे। और ये दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट्स के गुलाम नहीं रहेंगे। दे आर नॉट द सबऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मस्ट माइंडेड। ध्यान दीजिएगा। तीसरा जो व्यवस्था किया गया, ब्रुसेल्स, जो कि एक राजधानी थी, आज भी है, ए सेपरेट गवर्नमेंट, एक सेपरेट सरकार, एक अलग सरकार यहाँ पर बनाई गई विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब जितने लीडर डच के होंगे उतने ही लीडर फ्रेंच के होंगे। यानी यहाँ कौन कंप्रोमाइज किया, तो फ्रेंच लोग, क्योंकि कल ही हम आपको बताए हैं कि ब्रुसेल्स में मेजॉरिटी किसका था, फ्रेंच का, 80% फ्रेंच थे। तो यहाँ वो समझौता करते हैं और
समझौता करने के बाद सेपरेट गवर्नमेंट एक अलग यहाँ बनाई जाती है इक्वल रिप्रेजेंटेशन के साथ। यानी यहाँ पर फ्रेंच लोग कंप्रोमाइज करते हैं और यहाँ पर डच लोग कंप्रोमाइज करते हैं, और इस तरह से डच और फ्रेंच मिलकर बहुत सुंदर सरकार बनाते हैं। चौथी व्यवस्था की जाती है कम्युनिटी गवर्नमेंट की। कम्युनिटी गवर्नमेंट एक और बनाया जाता है जिसमें डच, फ्रेंच और जर्मन तीनों मिलकर इसे बनाते हैं। यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द डच स्पीकिंग पीपल, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एंड जर्मन स्पीकिंग पीपल। इन तीन तरह के लोगों से एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई जाती है। तो इतना सुंदर व्यवस्था बेल्जियम में डच और फ्रेंच के लोग करते हैं। यानी यहाँ पावर शेयरिंग का बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। तो जहाँ पावर शेयरिंग आएगा वहाँ शांति आएगी। यहाँ पर वायलेंस नहीं हुआ, यहाँ टेंशन नहीं हुआ, यहाँ शांति आ गया। यहाँ पावर शेयरिंग नहीं किया गया, श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं किया गया, तो उसके परिणाम आप देख सकते हैं, सिविल वार हुआ। अब आते हैं हम लोग अपने फोर्थ टॉपिक के पास, और पूछा गया है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। यानी पावर शेयरिंग के लिए लोग डिजायर क्यों कर रहे हैं, या क्यों डिजायर करते हैं, क्यों इच्छा करते हैं कि पावर शेयरिंग होना चाहिए। तो इसके बारे में बताया गया है कि इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन है प्रूडेंशियल रीजन कहलाता है, और दूसरा मोरल रीजन कहलाता है। प्रूडेंशियल का मतलब विवेकपूर्ण, बुद्धिमानी है कि आप पावर शेयर कर दीजिए, ये बुद्धिमानी पूर्ण कारण दिया गया है, और ये तो नैतिकता करती है, तो मोरल रीजन उसको बताया गया है। तो क्या बुद्धिमानी लगाया गया और किस प्रकार के विवेक की बातें कही गई, आप यहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखा है रेड्यूस सोशल कॉन्फ्लिक्ट, यानी बुद्धिमानी इसी में है कि यदि आप पावर शेयर करते हैं तो समाज में जो झगड़ा होता है उस झगड़े में कमी आएगी। कौन झगड़ा करता है? माइनॉरिटी के लोग। किससे लड़ते हैं? मेजोरिटी से, क्योंकि मेजोरिटी मनमानी करना चाहता है, और जब मेजोरिटी माइनॉरिटी को पावर दे देगा तो माइनॉरिटी भी मेजोरिटी से लड़ाई नहीं करेंगे। इसलिए अगर पावर शेयरिंग करते हैं माइनॉरिटी के साथ तो यह समाज में होने वाले झगड़े को कम कर देता है। दूसरा, ब्रिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी राजनीति को स्थिर करेगा। यदि आप पावर शेयरिंग कर देते हैं तो आपका जो पॉलिटिक्स है, जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, वो काफ़ी स्थिर होगा। काफ़ी आराम से आप प्रशासनिक कार्य कर सकते हैं, कोई विद्रोह नहीं करेगा, कोई वायलेंस नहीं करेगा। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि वायलेंस को रोका जाए, हिंसा को रोका जाए, लोगों को विद्रोह करने से रोका जाए, आप पावर शेयरिंग कर दीजिए। इसी को प्रूडेंशियल रीजन में समझाया गया है। अब लिख रहा है मोरल, यानी मोरलिटी कहती है, नैतिकता कहती है कि हमें पावर उन लोगों को देना है दोज हु आर अफेक्टेड, यानी जो पावर से प्रभावित होते हैं उन्हें पावर देना है। यहाँ किसकी बात कही गई है? यहाँ देश में रहने वाले उन लोगों के बारे में कहा गया है जिन पर रूल किया जाता है। उन लोगों के बारे में समझाया गया है कि उन्हें पावर दे दीजिए कि वो अपनी सरकार खुद बना सके। इनडायरेक्टली ये समझाया जा रहा है कि उन्हें पावर दीजिए, वो अपनी सरकार खुद बना सके, क्योंकि उस सरकार से वो प्रभावित होंगे। सरकार के कार्यों से, सरकार जिस तरह के एक्शन लेगी, जिस तरह का प्रोग्राम चलाएगी, उससे वो प्रभावित होंगे। इसलिए उन्हें पावर दीजिए जो प्रभावित होते हैं सरकार के कार्यों से। दूसरा समझाया गया है पीपल शुड हैव ए राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड, यानी लोगों के पास ये अधिकार होना चाहिए कि आप उनसे कंसल्ट कीजिए और उनसे पूछिए कि आप कैसे शासित होना चाहते हैं। अगर इस तरह से पावर शेयरिंग अगर आप करते हैं, क्योंकि पावर शेयरिंग किसको झेलना है? लोगों को झेलना है। पावर शेयरिंग अगर आप करते हैं, पावर जो पावरफुल लोगों के पास आता है, तो पावर कैसे आता है पावरफुल लोगों के पास? आफ्टर इलेक्शन, जब इलेक्शन हो जाता है वो पावर में आते हैं, रूल करते हैं। तो यदि हम लोगों को देते हैं तो लोग अपने अनुसार
अपनी गवर्नमेंट को बनाएंगे, और इस तरह से जब अपने मन से गवर्नमेंट बनाएंगे तो स्वाभाविक है वो अच्छी तरह से प्रभावित होंगे। इसलिए यहाँ समझाया गया कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल चीज़ है। जितना ज़्यादा आप पावर शेयरिंग कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके देश में शांति आएगी, और उतना ही बढ़िया से वो देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, वहाँ इक्वलिटी आएगी और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो इस तरह से पावर शेयरिंग के बारे में हम काफ़ी चीज़ बताने का प्रयास किए हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा, और इसकी आगे की पढ़ाई मैं अगले वीडियो में दूंगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे आप ज़रूर लाइक कीजिए। आपका लाइक मेरे उत्साह को बढ़ाता है और हम और अधिक अच्छा पढ़ाने का प्रयास करेंगे। बस आप मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।